कोई भी एक काम को बड़ी उपलब्धि के रूप में बोलना बहुत कठिन है। दिक्कत यह है कि जो यहाँ के मूल रैयत है, जिनकी जमीन है, उनको भी जिस तरीके से खदेड़ा जा रहा है कि भूईफोड़ पहाड़ पे जो वाटर टैंक बन रहा, पूरे झारखंड का सबसे बड़ा वाटर टैंक है वो। पैसे की कमी नहीं है, चाहे राज्य सरकार के यहाँ से हो या केंद्र सरकार के। और धनबाद शहर की 60% जमीन या तो बीसीसीएल की है या रेलवे की। तो हम लोगों ने घर घर से कचरा उठाने का काम शुरू किया। तो स्मार्ट सिटी का जो कॉन्सेप्ट है, ये लोगों में गलतफहमी है। नगर निगम का चुनाव में बहुत सारी बातें हैं, कहाँ पे हम लोग गलती किए और कहाँ पे हम लोग को किस डायरेक्शन में और काम करना चाहिए था। हम मैसेज यही देना चाहेंगे कि आप अपने हक के लिए हक को पहले समझो। आप हम नेता तो हैं ही नहीं, तो किसी से डर भय नहीं है। नमस्कार, मैं हूं शिल्पा सिंह और नो पॉलिटिक्स प्लीज में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कड़ी में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है धनबाद नगर निगम के पूर्व मेयर श्री चंद्रशेखर अग्रवाल। धनबाद, जिसे हम कोयलांचल के नाम से जानते हैं, जी हाँ, वही कोयलांचल जो अक्सर विकास और विवादों के बीच जूझता रहता है। पूर्व मेयर के कार्यकाल में भी बहुत सारी योजनाएं शुरू हुई जो बेहद सफल रही, कुछ अधूरी रह गई। इन्हीं मुद्दों पर बिल्कुल निष्पक्ष रूप से और बिल्कुल खुलकर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं श्री चंद्रशेखर अग्रवाल। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो। धन्यवाद। जैसा कि मैंने कहा कि अक्सर धनबाद जो है वो विकास और विवादों के बीच जूझता रहता है, और क्योंकि आपका कार्यकाल ऐसा लोग मानते हैं कि बहुत अच्छा और बहुत सफल कार्यकाल रहा था, आपके कार्यकाल में आप क्या मानते हैं कि बतौर मेयर सबसे बड़ी उपलब्धि आप क्या मानते हैं? देखिए, कोई भी एक काम को बड़ी उपलब्धि के रूप में बोलना बहुत कठिन है, क्योंकि जब से हम लोग आए थे तो पूरा धनबाद गंदे शहर में नामित हुआ था, पूरे देश में शर्मसार हुआ था पूरा धनबाद, और उसको वहाँ से ले आके करीब 4,500 शहरों में टॉप 50 में लाना, ये एक बड़ा काम था, जो हेल्थ से भी डायरेक्ट रिलेटेड है और रहन सहन से भी डायरेक्ट रिलेटेड है। ट्रैफिक में बहुत बड़ा लोचा था यहाँ पे। कोई भी 4 लेन सड़क नहीं थी। सड़कों का चौड़ीकरण और बड़ी इवन 8 लेन सड़क तक का निर्माण नगर निगम के स्तर से होना बहुत बड़ी बात थी। आपको ध्यान में होगा कि भूईफोड़ पहाड़ पे जब पानी की बात हम लोग करते हैं तो उस समय JNURM की योजना भी अधर में लटकी हुई थी। करीब 16 से 18 जगह रेलवे से NOC नहीं हुआ था, जिसके चलते वो करीब 300-400 करोड़ की योजना, पानी टंकी वगैरह बंद करके पानी नहीं मिल रहा था। तो हम लोगों ने आद्रा और धनबाद DRM से बात करके फटाफट उसको करवाया NOC और काम को कंप्लीट करवाया उसको। फिर खुद भी हम लोग ने 1042 करोड़ का पूरे धनबाद नगर निगम में घर घर पानी देने का काम किया। उसमें 2 बड़े काम हुए कि भूईफोड़ पहाड़ पे जो वाटर टैंक बन रहा, पूरे झारखंड का सबसे बड़ा वाटर टैंक है वो, और कंप्लीशन पे है। L&T कंपनी कंप्लीट कर रही है। मैथन से परमेश्वर अग्रवाल जी के टाइम में जो उनके एफर्ट से एक पाइपलाइन लाई गई थी मैथन से पानी धनबाद को देने के लिए, जिसके चलते धनबाद में काफ़ी सुविधा हुई थी। उसमें जलेश्वर महतो जी PhD मंत्री थे और परमेश्वर बाबू का, स्वर्गीय परमेश्वर बाबू का बहुत बड़ा योगदान था। उसके बाद उस पाइप में इतने ज़्यादा लोगों ने छेद कर करके रास्ते भर से पानी निकाला, तो हम लोगों ने फिर 1 मीटर डाया का एक पाइपलाइन का काम L&T को दिया, वहाँ से लाने का, जो काम अभी चल रहा है। यही है कि जो काम खत्म हो जाना चाहिए था वो सब अभी चल रहा है। ये एक कमी खलती है, क्योंकि पानी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है धनबाद के लिए, और घर घर कनेक्शन हो जाए उसकी चाहत लोगों को थी, और हम लोग भी उसमें काफ़ी जूझ के काम किए। उस काम को केवल इम्प्लीमेंट करने की बात रह गई, क्योंकि हम लोग के आखिरी समय में उसका टेंडर हुआ था और जो रिव्यू था वो पार्ट 1 आध साल हो पाया, उसके बाद नहीं हो पाया था। तो उस काम को बढ़िया से रिव्यू करके और जनता के डोमेन में लाने का एक काम रह गया था। बाकी तो जो फ्लाईओवर आप देखे होंगे मटकुरिया से आरा मोड़,
जो हम लोगों ने टेंडर किया था, और काफ़ी बार टेंडर हुआ, 5-6 बार टेंडर हुआ, उसके बाद अब जाकर के काम शुरू हुआ। ये काम 85 में 1985 में शायद सीके सिंह साहब यहाँ के इंजीनियर रहे थे, तो उनके समय में ये इनिशिएट हुआ था, और उसके बाद अब तक पेंडिंग रहा। ये 40 साल तक पेंडिंग रहना और उसके बाद होना, तो हम लोग को तो ये नहीं पता था कि उनके द्वारा इनिशिएट हुआ था। जब हम लोग तह में जाने लगे तो ज़मीन वगैरह एक्वायर की हुई थी, तो बाद में उनके लड़के मनोज जी आकर के बताए कि आपने मेरे पिताजी का अधूरा काम को पूरा किया है। तब हम लोग को लगा कि हम लोग सही डायरेक्शन में धनबाद को ले जा रहे थे, क्योंकि वो फीडबैक भी नहीं था हम लोग के पास। आरा मोड़ से मटकुरिया फ्लाईओवर जो काम चल रहा है, ये धनबाद में बहुत पहले होना चाहिए था, जो आने वाले 2-3 साल में शायद कंप्लीट हो जाना चाहिए। अंडरपास का काम भी हमारे बोर्ड के शायद अंतिम बोर्ड में वो पास हुआ था, जिसको कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के कैबिनेट ने आज ज़्यादा होने के बाद भी अप्रूवल दिया है। 19% या 18% कितना है एबव है, तो वो धनबाद के लिए जो बॉटलनेक था ट्रैफिक में, वो भी काम अब ट्रैफिक की बात आप कर रहे हैं हमेशा। धनबाद में ट्रैफिक की जो व्यवस्था है, ट्रैफिक जाम की जो समस्या है, अतिक्रमण की जो समस्या है, वो आज भी वही है जिसकी तस है। क्या लगता है आपको कि ये आपको अगर बोलना हो तो क्या आप इसे प्रशासनिक विफलता करार देंगे? देखिए, अतिक्रमण अगर रेसिडेंशियल अतिक्रमण की बात कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी का एक कार्यक्रम है कि जिनके पास भी घर नहीं है उनको घर देना है। प्रधानमंत्री आवास के तहत चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जिनके पास घर नहीं है उनको घर देना है। और धनबाद शहर की 60% ज़मीन या तो बीसीसीएल की है या रेलवे की है, और रेलवे और बीसीसीएल सेल और इन सब की सारी मिला दें, हमको लगता है 70% लैंड इन्हीं लोगों की है। तो अतिक्रमण ऐसे केस में स्वाभाविक हो जाता है कि लोग जाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ। जहाँ भी खाली ज़मीन देखते हैं, अपना जो भी मजदूरी करने आते हैं हम लोग, एक बार झोपड़ी वगैरह बना करके रहने की एक व्यवस्था कर लेते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम वो उनको जब जरूरत होती है तो छोड़ भी देते हैं, उसमें कोई विरोध नहीं करते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि जो यहाँ के मूल रैयत है, जिनकी ज़मीन है, उनको भी जिस तरीके से खदेड़ा जा रहा है कि अपने, वो दुखदाई है। और उस पर एक जो सॉलिड पॉलिसी बननी चाहिए और जो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, वो नहीं हो रहा। अगर हम कचरा प्रबंधन की बात करें और जो भी समस्याएं हैं सफाई को लेकर, कचरा को लेकर, ये इन सब को लेकर नगर निगम हमेशा सवालों के घेरे में रहता है। आपके समय की अगर बात करें कि आपके कार्यकाल में इस मुद्दे को सुधारने के लिए या इस समस्या को सुधारने के लिए क्या कुछ कारगर कदम उठाए गए थे? देखिए, पूरे धनबाद में झंडी होती थी, लोग घर से निकलते थे और रोड के किनारे कचरा फेंक देते थे। वहीं पे एक ढेर लगता था, फिर म्युनिसिपल की गाड़ी आती थी, 5 दिन 7 दिन 8 दिन में उसको उठा के ले जाती थी, तब तक वो गंध देता रहता था। तो अब जो हम लोगों ने घर घर से कचरा उठाने का काम शुरू किया, कि गाड़ी आ रही है और घर से कचरा लेके जा रही है, तो उसमें थोड़ा पब्लिक को भी आगे आना पड़ेगा कि वो उसके टाइमिंग के हिसाब से अपने को एडजस्ट करें, और जिस समय में वो गाड़ी आती है उस समय उस गाड़ी में ही कचरा डालें, तो धनबाद और भी स्वच्छ होगा। क्योंकि ये सुविधा अब है, पहले नहीं थी, तो इसमें पब्लिक सपोर्ट की भी ज़रूरत है। और निगम, देखिए, जो काम आप बोल रहे हैं, ये सफाई का काम निगम अपने पैसों से करता है। वो अपना पैसा, मतलब जो प्रॉपर्टी टैक्स का पैसा आता है, उसी से कर सकता है, और राज्य सरकार या केंद्र सरकार उसमें कोई पैसा नहीं देती। तो यहाँ के लोग भी अभी होल्डिंग टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स प्रॉपर वे में नहीं दे रहे। जब उधर से सुविधा शुरू हो गई है तो बहुत नॉमिनल है, जैसे 1000 स्क्वायर फीट में हमको लगता है 100-125 रुपया महीने का मामला है, और लोग आराम से दे सकते हैं। इसको थोड़ा लोगों को बृहद सोच के साथ आगे आना चाहिए, और निगम के साथ हाथ मिला करके उनके रेवेन्यू को भी ठीक करना चाहिए, और निगम भी और आगे बढ़े और इसको अच्छे से लोगों की सेवा करे, तो हम लोग भी इंदौर जैसे शहर में नामित हो सकते हैं।
राज्य सरकार और केंद्र सरकार की बात आपने छेड़ी, तो मैं जानना चाहूँगी कि आपका जो कार्यकाल चल रहा था, उस वक़्त क्या राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार के ज़रिए आपको किसी तरीके की सुविधा या समर्थन या संसाधनों के तौर पर सुविधा हासिल थी? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि पैसे की कमी नहीं है, हुँ, हुँ। चाहे राज्य सरकार के यहाँ से हो या केंद्र सरकार के यहाँ से। हुँ, काम करने वालों की कमी है। और जब वहाँ के लोग देखते हैं कि काम करने वाला आदमी है, हुँ। तो फिर पैसे देने में कोई हिचक नहीं होती है, चाहे वो सचिव लेवल से हो या पॉलिटिकल लेवल से। समर्थन मिलता था? बिल्कुल मिलता है सब, और जो भी आगे आएगा उसको मिलेगा। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत धनबाद को आगे बढ़ाने को लेकर क्या कुछ प्रोजेक्ट्स आपने शुरू किए थे? देखिए, स्मार्ट सिटी का जो कॉन्सेप्ट है, ये लोगों में गलतफहमी है। हुँ, स्मार्ट सिटी केंद्र सरकार जो स्टेट को देती है, पॉपुलेशन के हिसाब से देती है, शहरी पॉपुलेशन के हिसाब से। जिस स्टेट में शहरी पॉपुलेशन जिस हिसाब से होता है, उतने सिटी को वहाँ स्मार्ट सिटी का में पैसा देती है केंद्र सरकार। तो उस हिसाब से झारखंड में जो अर्बन पॉपुलेशन है वो कम थी, जिसके चलते मात्र एक शहर को यहाँ पे कोटा मिला। हुँ, ये कोटा आप ध्यान रखिएगा, अर्बन पॉपुलेशन के हिसाब से होता है। हुँ, अर्बन पॉपुलेशन के हिसाब से ही केंद्र सरकार पैसा देती है पूरे झारखंड को, जो डेवलपमेंट के लिए पैसा देती है वो अर्बन पॉपुलेशन के हिसाब से ही देती है। तो उसमें हम लोग की थोड़ी नीति सरकार की बदलनी होगी। अभी बिहार ने क्या किया है, छोटे छोटे गाँव को, मतलब जो थोड़े विकसित हैं, उनको भी नगर पंचायत में कन्वर्ट किया है। हुँ, जो 20,000, 30,000, 40,000 के गांव हैं, उसको नगर पंचायत में बड़ी संख्या में करके अर्बन पॉपुलेशन को का इजाफा किया है। तो उसका मूल इम्पैक्ट जो है वो है कि केंद्र से पैसा उसी अनुपात में ज़्यादा मिलेगा। झारखंड अभी उस पर काम नहीं कर रहा है। झारखंड को भी उसमें काम करने की ज़रूरत है, और इसके बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जिसमें कि ये काम हो सकता है। और ये जैसे ही काम होगा तभी हम लोग के यहाँ सिटी स्मार्ट सिटी का टैग बढ़ेगा, और हम लोग को और 2-3 सिटी अगर स्मार्ट सिटी में मिल जाए तो भी तभी होगा, अदरवाइज नहीं सकता। अगर हम विकास की बात करें, क्योंकि धनबाद का विकास ही मेन मुद्दा है, हमारी इस चर्चा का भी मुद्दा वही है, तो धनबाद के विकास के तौर पर आपको क्या लगता है, क्या कुछ और करने की आवश्यकता है? धनबाद में देखिए बहुत काम होने की जरूरत है। जो गैप आप देखते हैं अन्य शहरों में, जो डेवलपमेंट का जो गैप है अन्य शहरों में और आपके शहर में, उसका गैप का अंतर बहुत काफी ज़्यादा बड़ा है। बहुत ज़्यादा है। तो जब 15वें वित्त आयोग में माननीय एन.के. सिंह साहब की कमेटी आई थी, हम लोग थे उस कमेटी में, और हमारा यही डिमांड था उनसे कि आप पॉपुलेशन के हिसाब से पैसा नहीं दे करके जो डेवलपमेंट गैप है उस हिसाब से आप पैसा दें। तो 15वें वित्त आयोग में 45% एक्स्ट्रा पैसा मिला भी, बट दुर्भाग्य है कि निगम का गठन नहीं होने के कारण उन पैसों का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, और पूरी तरह लूट खसोट उसमें हुआ, और उस पैसे का जो यूटिलाइजेशन और पब्लिक डोमेन में आना चाहिए था वो नहीं हो पाया। अगर दोबारा नगर निगम चुनाव अगर होती है तो क्या आप फिर से चुनाव लड़ेंगे, और अगर लड़ते हैं तो क्या कुछ प्राथमिकताएं होंगी आपकी? देखिए, नगर निगम का चुनाव में बहुत सारी बातें हैं, किस सीट किसके लिए रिजर्व होगी, हम लोग उस योग्य होंगे कि नहीं होंगे, तो पहले वो सब क्लियर हो जाए तब फिर चुनाव की बात आती है। अगर हम लोग योग्य होते हैं तब तो जरूर चुनाव लड़ेंगे, और नहीं लड़ने का कोई मतलब ही नहीं होता। लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट वो सीट किसके लिए रिजर्व करती है वो अगर आप एलिजिबल होंगे तो आप चुनाव लड़ेंगे, बिल्कुल। अगर लड़ते हैं तो प्राथमिकताएं क्या होंगी आप? देखिए, बहुत सारा काम जो हम लोग किए उसमें हम लोगों को बहुत सारा अनुभव हुआ कि कहाँ पे हम लोग गलती किए और कहाँ पे हम लोग को किस डायरेक्शन में और काम करना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल आपको बता रहे कि हम लोग महिलाओं को लेके चले थे, स्वयं सहायता समूह का करीब 21-22 हजार महिलाओं का हम लोग ने ग्रुप बनाया था, और उनको रोजगार से जोड़ने का क्रम हम लोग ने शुरू कर दिया था, और अच्छा रिजल्ट भी आया था। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम आया कि यूथ को हम लोग नहीं जोड़ पाए थे, जो यंग लड़के हमारे,
केवल महिलाओं पे वो काम हुआ। वो अगर हम लोग यूथ पे भी करने के लिए आगे इनिशिएटिव लिए थे, बहुत सारी कंपनीज को बुलाए थे अदर स्टेट से भी। ऐसी कंपनी, क्योंकि हमारे यहाँ देखिए पानी की दिक्कत है, ऐसी इंडस्ट्री यहाँ चाहिए जिसमें पानी का खपत कम हो। और हल्दिया पोर्ट हम लोग के यहाँ से काफ़ी नज़दीक है, तो जो वर्ल्ड मार्केट है वो भी हम लोग कैटर कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा प्रोडक्ट बनाए जाए जिसमें हम लोग काम कर रहे थे, जिसका प्रोडक्शन यहाँ हो, हमारे यूथ का उसमें भरपूर मतलब ह्यूज मात्रा में यूथ उसमें एम्प्लॉयड हो, पानी बेस्ड वाटर बेस्ड इंडस्ट्री नहीं हो, और एक्सपोर्ट बेस्ड प्रोडक्ट। इस पे काम हुआ था, बड़ी बड़ी मद्रास की कंपनियां भी आ गई थी, लेकिन तब तक हम लोग का कार्यकाल समाप्त होने के कगार पे था। वो काम और यूथ को जो एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, जो उनको रोजगार मिलना चाहिए, उस पे एक काम नहीं हो पाया, क्योंकि नगर निगम का ही एक पार्ट है काम करना, हम लोग के यूथ को रोजगार मुहैया कराना। यूथ की बात आप बार बार कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे जानना चाहूँगी आपसे, क्योंकि जो युवा वर्ग है वो हमेशा कहीं ना कहीं खुद को उपेक्षित समझता है। तो मैं जानना चाहूँगी यहाँ से कि युवाओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप इस मोमेंट पे, खासकर बेरोजगारी और शिक्षा के क्षेत्र को लेकर? देखिए, आपको ध्यान होगा कि धनबाद में कोयले की प्रचुर मात्रा में गड़बड़ी हो रही है। पहले भी होती थी, किसी के नाम पे कोयला, किसी के नाम पे डीओ जा कहीं और रहा है, और उसको केंद्र सरकार ने लीगलाइज किया था ई ऑक्शन करके। वही सारे व्यापारी जो कल तक गलत काम कर रहे थे, फिर सही काम में इन्वॉल्व हो गए, क्योंकि लोगों को ऑप्शन देना पड़ता है कि आप सही काम करो। उसी तरीके से इस पोल को भी यहाँ पे लीगलाइज करना होगा, और उसमें यूथ बेस्ड पॉलिसी बननी होगी कि पर हेड आप कितना उसको कोल दे सकते हैं पर मंथ, जिससे कि उसका रोजगार अच्छे से चले। और ये जो गड़बड़ियां हो रही हैं, इस पे आराम से ब्रेक लगे। ये काम आराम से हो सकता है, केवल इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। और मैसेज क्या देना चाहेंगे आप युवाओं को? हम मैसेज यही देना चाहेंगे कि आप अपने हक के लिए हक को पहले समझो, आप ऑर्गेनाइज्ड हो, आपस में डिस्कस करो क्या होना चाहिए, और उस जो होना चाहिए उसके लिए आप अपने जनप्रतिनिधि और सरकार पे दबाव डालो। दबाव डाल के उस हक को अपने डोमेन में लाने का काम करो, जिससे आपको और आने वाले जनरेशन को सबको फायदा हो। चलिए, ये तो आपके प्रशासनिक सफ़र की जो चर्चा है वो हमने की। हम निजी तौर पर भी जानना चाहेंगे कि श्री चंद्रशेखर अग्रवाल निजी तौर पर कैसे इंसान हैं। तो मैं ये ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी कि जब आप इस फील्ड में आए, तो क्या आप शुरू से ये सोच रखा था आपने कि आप एक नेता की तरफ बनेंगे, या फिर अचानक ही ऐसा मौका मिला और आप राजनेता बने? देखिए, हम नेता तो हैं ही नहीं, हम लोग काम करने वाले लोग हैं। हम लोग NIT वारंगल से सिविल इंजीनियरिंग करके यहाँ आए थे, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे, और जो संपर्क वगैरह थे उसके चलते हम लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, और भारतीय जनता पार्टी में अच्छा काम काफ़ी पूरे झारखंड में घूम करने का काम करने का मौका मिला। तो एक इंटरेस्ट हुआ कि अपना काम के साथ साथ समाज का काम भी करना है। काम जहाँ भी मिला हम लोगों ने किया है, हमने कोई नेतागिरी कभी नहीं की है, और जो भी किया है वर्क बेस्ड काम। आप खुद को समाज सेवी भी करार दे रहे हैं कि आपने समाज की सेवा की और समाज की सेवा के लिए आप आगे आए। ऐसे में आपसे जानना चाहूँगी कि समाज सेवा जब करने हम निकलते हैं तो बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, बहुत सारी अड़चनें जो है वो अड़चन आती है, मुश्किल आती है। कई बार ऐसा भी होता है कि मीडिया आपके खिलाफ हो जाती है, कई बार ऐसा होता है कि काम बीच में रुक जाता है। इन तमाम जो सिचुएशंस होते हैं, उन सिचुएशंस में मानसिक तौर पे इंसान बहुत कमज़ोर हो जाता है। तो क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुन रहे हैं, और बहुत सारे लोग छोटी छोटी चीज़ों से परेशान हो जाते हैं। तो जब ऐसे काम रुक जाता है, आप करना कुछ और चाहते हैं और जनता गलत समझने लगती है, मीडिया आपके अगेंस्ट हो जाती है, इन सिचुएशंस में मानसिक रूप से आप खुद को कैसे संभालते हैं? देखिए, पहले तो आपको अपने को समझाना होगा कि आप क्या हो। समझाने में हम लोग काफ़ी विफल रहे, काफ़ी दिनों तक बहुत सारे हाउस के साथ। और आपको बताएं कि नाम नहीं लूँगा, एक कभी कभी कोई अखबार लगातार हम लोग के खिलाफ
छाप रहा था, तो हम लोग उसको पढ़ना ही बंद कर देते थे। हम्म, फिर बाद में लगा कि नहीं, ये गलत कर रहे हैं। हम्म, हम लोग उसको चैलेंज के रूप में लेते थे कि ये जो लिख रहे हैं वो मेरी कमजोरी को लिख रहे हैं, हमको उसको आगे करना है। जैसे अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि हिंदुस्तान अखबार मोहल्ला वाइज गंदगी का फोटो छाप रहे थे। हम लोग पूरे निगम में यही डिसाइड किए कि ये जहां जहां छाप रहे वहां हम लोग पहुंच नहीं पा रहे, इसलिए ये छाप रहे। हम लोग तुरंत इसको वॉर फुटिंग पे इस पे काम करना है, और जिससे कि आगे आने वाले दिन में इनको इस तरह की फोटो ही धनबाद में ना मिले। तो इस तरह से हम लोग ने अपने जो क्रिटिसिज्म था उसको चैलेंज के रूप में कन्वर्ट करके हम लोग ने काम करना शुरू किया, और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, जो परिणाम बाद में आप सबों को दिखने के। वाकई वो जो कहा जाता है ना कि निंदक नियरे राखिए, तो वो चीज़ आपने बहुत अच्छे से उसको अडॉप्ट किया, चरितार्थ किया। और अगर सबको ही ऐसा करने लग जाए कि अगर जो भी प्रॉब्लम सबको दिख रहा है या मीडिया ही आपके अगेंस्ट लिख रही है, तो उनको चैलेंज के तौर पर लें और उस चुनौती को पूरी तरीके कोई भी आपके अगेंस्ट में क्यों लिखेगा, वो आप जो काम के लिए आपको जनता ने चुना है आप नहीं कर रहे हो, तो उस पर आपको लोग ध्यान दिलवाते हैं, उसको आपको अदर वे नहीं लेना चाहिए। मेरा तो यही सोच रहा 5 साल, और यही मैंने समझा कि अगर कोई मेरे खिलाफ बोल रहा है तो मेरे खिलाफ नहीं बोल रहा है, मेरे उस कार्य के खिलाफ बोल रहा है जो कार्य मुझे करना चाहिए और मैं नहीं कर रहा हूँ। तो उसको हम लोग लेकर के आगे बढ़े थे और उसका अच्छा रिजल्ट आया। मेयर बनने से पहले आपका कुछ डेली रूटीन जो है वो ज़रूर रहता होगा, तो जब आप मेयर बन गए तो ऐसी कोई चीज़ जिसका त्याग करना पड़ा, कोई ऐसा डेली पूरी रूटीन तरह जिसको से चेंज करना पड़ा? बिजनेस हम लोग का ठप हो गया था, 1 मिनट का टाइम नहीं था, और वो पूरा 5 साल एक भी पैसे का हम लोग व्यापार नहीं कर पाए। जो व्यापार हम लोग करते थे उसका हम लोग को पारिवारिक रूप से थोड़ा नुकसान सहना पड़ा, और बाद में फिर हम लोग अब उसको रिकवर कर रहे हैं, लेकिन एक व्यक्तिगत नुकसान वो बहुत। व्यक्तिगत और व्यावसायिक नुकसान की बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन अक्सर जब आप नेता होते हैं या मेयर के तौर पे जो आपने कार्य अपना किया, उस दौरान परिवार को समय देना मुश्किल हुआ था? परिवार को समय दे पा रहे थे या? परिवार की तरफ से कोऑपरेशन बहुत अच्छा था, और समय नहीं दे पा रहे थे ऐसा नहीं था। तब परिवार भी चीज़ों को सामंजस्य बहुत अच्छा था। आपकी फैमिली में और भी लोग होंगे, क्या लगता है आपको देखने के बाद वो लोग, उनका भी इंटरेस्ट है इस फील्ड में, या फिर वो खुद को इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रखते हैं? देखिए, शुरुआती में जब मेयर बनने के 10-15 साल पहले जब हम लोग राजनीति कर रहे थे और चारों तरफ झारखंड में घूम रहे थे, तो घर वाले थोड़ा सा इन्वाइट हो रहे थे, कहाँ ये 2-2 महीना संथाल में रह रहे हैं तो कोल्हान में रह रहे हैं। लेकिन एक बार हम लोग राजस्थान गए थे, और वहाँ पे जगह नहीं मिल रही थी, 1 जनवरी के आसपास का टाइम था, तो फिर वहाँ के जो हमारे पॉलिटिकल कनेक्शन थे उनके थ्रू हमने सर्किट हाउस ले लिया था। तब फिर मेरे बच्चे उसमें छोटे थे, तो उन्होंने कहा नहीं पापा, इसका कुछ तो है कि आज हम लोग को जगह मिल गया, आप इसको कंटिन्यू करो। मतलब एक छोटा सा ही मामला था, तो उसने इंटरेस्ट, लेकिन उसको उन लोगों ने पुश किया कि नहीं आप इसको करो। और फिर बाद में हम लोग के जो स्पिरिचुअल गुरु महाराज हैं उनका तो उन्हीं का आदेश था कि राजनीति करना है, तो शुरू किया। राजनीति अपने आप में एक बहुत कठिन शब्द है, और ये जो फील्ड है वो भी बहुत बहुत कठिन है। तो ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि आपके अपने ही आपके खिलाफ हो जाते हैं। तो क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी अपने ने धोखा दिया या पीठ पीछे वार किया? देखिए, राजनीति तो वही है जो आप बोल रही हैं, अपने और पराये, इसमें कब कौन क्या करेगा इसका कहना मुश्किल है। तो उसके लिए तो आपको सतर्क रहना ही पड़ता है, और आप जितने सतर्क होते हो और जितना दूरदर्शी होते हो उतने आप सफल होते हो। कोई ऐसा आदर्श आपका जिसका अनुसरण आप करते हैं राजनीति को लेकर, या फिर निजी जीवन में भी कोई ऐसा आदर्श? नहीं, इसमें तो हम लोग क्लियर कट एकदम कॉन्सेप्ट है कि समाज सेवा के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। और कोई ऐसा शख्स नहीं जो आदर्श रहा कभी, या जिसको देखकर प्रेरणा मिली संघर्ष करने की? वो हमारे स्पिरिचुअल गुरु महाराज हैं, जिनके ही आदेश पे हम लोग ये काम कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, और जैसा उनका आदेश होता है वैसा हम लोग करते हैं। एक इंसान के तौर पर कैसे हैं श्री चंद्रशेखर अग्रवाल? ये तो आप लोग बताइएगा कि हम लोग कैसे हैं, हम अपने बारे में कैसे बताएं।
जैसे होता है ना कि हम काफ़ी इमोशनल हैं या काफ़ी स्ट्रांग हैं, हम चीज़ों को हैंडल कर लेते हैं। हाँ नहीं, हम लोग एक तो किसी से डर भय नहीं है, हम्म, और जब समझ लेते हैं कि ये चीज़ सही है, वो कितना भी विरोध हो उसको हम लोग करते हैं, और जो गलत है कितना भी प्रलोभन हो उसको नहीं करते। अगर आप मेयर नहीं होते तो क्या होते? कोई शौक, कोई सपना ऐसा जो अधूरा रह गया या फिर उसके लिए वक्त नहीं मिला? देखिए, चुनावी राजनीति में आने का कभी मन भी नहीं था, हम्म, और अचानक से ये चीज़ डेवलप हुआ और हम लोग आ गए। हम्म, अदरवाइज हम लोग जो भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे थे हम्म, वो बखूबी कर रहे थे और बड़े ढंग से कर रहे थे, चुनावी राजनीति से अलग हट के कर रहे थे। लेकिन ऐसी परिस्थिति बनी कि हम लोग को आना पड़ा, और जनता को कुछ काम करके दिखाने का मौका मिला। और मैं आपको बताऊं कि जब मैं सिविल इंजीनियर होकर के बिल्डिंग का काम शुरू किया था तो भगवान से ही बोलता था कि जब बिल्डिंग का काम कराना था तो इतना पढ़ाई कराने का जरूरत क्या था आपको। लेकिन जब मैं मेयर बना तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपने सिविल इंजीनियरिंग का पूरा यहाँ पे देना है, Utilization. और धनबाद के लिए हमने उसको पूरा यूटिलाइज किया। कोई संदेश, कोई मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? हम यही देना चाहेंगे कि अपने कर्तव्य के प्रति सचेत रहें और उसको कभी इग्नोर नहीं करें। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातें करने के लिए। बहुत सारी बातें हमने की, बहुत सारे मुद्दों पर हमने चर्चा की आज श्री चंद्रशेखर अग्रवाल जी से, और उम्मीद है कि इनके जो अनुभव हैं या इनके जो सुझाव हैं उनसे धनबाद के विकास को और गति मिलेगी और विकास में बढ़ोतरी होगी। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी और बातचीत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।